प्यारे विद्यार्थियों, साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ बने हुए हैं फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है और उन्हीं चीज़ों में जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो है कैपेसिटर। 4.5 हमारा हो चुका था। अब हम नेक्स्ट सब हेडिंग ले रहे हैं और वो है कैपेसिटर। हिंदी में इसका नाम है संधारित्र और इतिहास में ये काफ़ी दिनों तक कंडेंसर के तौर पर भी जाना जाता रहा है। कंडेंसर क्या होता है आप जानते ही हो। ये सारी 11th की बातें हैं। पढ़ाई जो होनी थी वो 11th क्लास में हो चुकी है। 12th क्लास में तो टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं है। संघनित्र आपने पढ़ा था। संघनित्र या कंडेंसर कैसे डिवाइस होती है? जब भाप या स्टीम द्रव्य के रूप में जमती है, भाप का किस में तब्दील होना? लिक्विड में तब्दील होना। स्टीम का लिक्विड में तब्दील होना क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। और संघनन जहाँ जिस डिवाइस में होती है उस डिवाइस का नाम क्या होता है? कंडेंसर। आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज होता है उसके पीछे ट्यूब्स लगी होती है, वो ट्यूब्स वास्तव में क्या है? कंडेंसर ट्यूब्स है। तो संधारित्र को क्या कहा गया? ये बातें लगभग 1746 के आसपास की है, जब एक डच साइंटिस्ट वैन मसबरोक ने एक ऐसी विद्युत युक्ति के बारे में बताया जिसको उसने कंडेंसर नाम दिया। कैसी विद्युत युक्ति के बारे में? जो आवेश को संग्रहित कर सके। आवेश को क्या कर सके? संग्रहित कर सके, यानी एक तरह से आवेश को जमा सके। कंडेंसर क्या करता है? भाप को कंडेंसर क्या करता है? भाप को जमाता है। भाप जमता है, भाप इकट्ठा होता है और द्रव्य के रूप में तब्दील होता है। ऐसे ही कैपेसिटर जो है, संधारित्र है, इसमें भी क्या होता है? आवेश जमता है, यानी आवेश इकट्ठा होता है, आवेश स्टोर होता है, आवेश संग्रहित होता है। तो संधारित्र एक तरह से ऐसी युक्ति हो गई। संधारित्र क्या है? एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है, यह पैसिव डिवाइस है। वास्तव में एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसका कार्य आवेश संग्रहित करना होता है। आवेश संग्रहित करना होता है, संग्रहित करना होता है। यानी संधारित्र वास्तव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। संधारित्र क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा को स्टोर रखता है। जैसे बैटरी होता है। बैटरी का क्या काम होता है? क्या काम होता है बैटरी का? बैटरी हमें ऊर्जा की सप्लाई करता है, यानी बैटरी के पास एनर्जी होता है और वो उस ऊर्जा को सप्लाई करता है बाहर। जिस भी सर्किट को सप्लाई करवाना होता है आपको। बैटरी की तरह ही कैपेसिटर होता है। बैटरी और कैपेसिटर में कोई खास फर्क नहीं है। जो फर्क है वो ये है कि बैटरी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। बैटरी के पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? केमिकल फॉर्म में। वहीं कैपेसिटर में जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में होती है? फील्ड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? फील्ड फॉर्म, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। साथ ही साथ बैटरी के द्वारा ऊर्जा का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा स्टोर होता है। यानी बैटरी के पास, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। वहीं कैपेसिटर का पर्पज ऊर्जा स्टोर करना है, लेकिन या कैपेसिटर के द्वारा स्टोर की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा बैटरी की तुलना में कम होती है। क्यों? इनका पर्पज अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, इन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। ऑब्जेक्टिव अलग क्या है? बैटरी का काम तो है जितनी ज़्यादा ऊर्जा सप्लाई की जा सके कांस्टेंट रेट पे,
कांस्टेंट रेट पे, नियत दर पे जितनी अधिक समय तक ऊर्जा सप्लाई की जा सके उतना ही अच्छा बैटरी होगा। कैपेसिटर का काम नियत रेट पर लगातार सतत रूप से ऊर्जा सप्लाई करना नहीं होता, बल्कि कैपेसिटर से हम ये उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटर हमें जल्दी से ऊर्जा दे दे, जल्दी से क्या दे दे, ऊर्जा सप्लाई करें। यानी यहाँ तो ऊर्जा है और हम चाहेंगे कि ऊर्जा नियत दर से मिलती रहे हमारे सर्किट को। कैपेसिटर से हम ये उम्मीद करेंगे कि कैपेसिटर के पास जो भी ऊर्जा है उसका डिस्चार्जिंग क्या हो, बहुत जल्दी से हो, निरावेशन क्या हो, बहुत तेज़ी से हो। यानी कैपेसिटर के पास जो ऊर्जा होती है उसकी खास बात क्या होती है, रैपिड चार्जिंग और रैपिड डिस्चार्जिंग, रैपिड चार्जिंग और रैपिड डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर एक ऐसी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाली युक्ति होता है जो बहुत जल्दी से निरावेशित होने की क्षमता रखता है और वो बहुत जल्दी से आवेशित होने की क्षमता भी रखता है। और इस वजह से कैपेसिटर के बहुत तरह के यूज हैं। इनको हम फैन वगैरह, जो मोटर वगैरह होती है, इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं, उनमें यूज़ करते हैं। जनरली हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो सिंगल फेज सप्लाई होता है, वन फेज सप्लाई, और सिंगल फेज सप्लाई के कारण विद्युत मोटर्स को रन नहीं करवाया जा सकता। स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ होता है। एक सेल सा बना रहता है, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। आप फैन या आपके घरों में जो भी मोटर्स जहाँ पे भी लगा हुआ होगा वहाँ आप देखेंगे कि एक सिलेंडर नुमा है जिसको आप सेल बोलते हो। सेल इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो बैटरी जैसा ही है, बस पर्पज़ क्या है, क्योंकि बैटरी के पास भी ऊर्जा है, इसके पास भी ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर्पज़ अलग है ऊर्जा का और यहाँ पर्पज़ अलग है। ये अलग रूप में ऊर्जा को संग्रहित किए हुए होता है और ये अलग रूप से ऊर्जा को संग्रहित किए हुए होता है। ऐसे ही रेक्टिफिकेशन के मामले में भी कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। कैपेसिटर डीसी करंट को रोकता है, एसी को केवल अलाउ करता है। विस्थापन धारा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैक्सवेल की विस्थापन धारा। तो कैपेसिटर के बारे में आपको जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैपेसिटर एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जिसका कार्य क्या है, आवेश संग्रहित करना। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज नथिंग बट ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि चार्ज कैसे स्टोर होता है। प्रिंसिपल ऑफ यानी सिद्धांत। कोई संधारित्र कितना अच्छा होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस संधारित्र की धारिता कितनी ज़्यादा है। एक अच्छा कैपेसिटर, गुड कैपेसिटर मीन्स क्या है, गुड कैपेसिटर मीन्स हैविंग large value of capacitance। अच्छे संधारित्र का मतलब है कि धारिता का मान उस संधारित्र के लिए क्या है, ज़्यादा। और धारिता को हमने डिफाइन कर लिया है ऑलरेडी। क्या देखा था हमने, Q प्रोपोर्शनल टू V, कि आवेश जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती। और यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिला था वो Q = CV मिला था। ये संधारित्र का बेसिक फॉर्मूला है। कैपेसिटर का ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला, जहाँ पर C क्या है, वास्तव में धारिता है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्राचीन काल में या पुराने लोग अब भी यदि फिजिक्स पढ़ाते होंगे तो वो कैपेसिटर को क्या बोलते होंगे, कंडेंसर बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि जो काम कंडेंसर का होता है वही काम विद्युत के मामले में, आवेश के मामले में संधारित्र का होता है। इस वजह से जो मैथ्स आपका संघनित्र का होगा, कंडेंसर का होगा, वही का वही मैथ्स उसी तरह का किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के लिए। कैसे? आपने देखा होगा कि Q = ml का फॉर्मूला एक थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर L क्या होता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, छुपा हुआ ऊर्जा। ऐसे ही यहाँ Q बराबर क्या है, CV है।
यहाँ Q क्या है, आवेश है, जबकि इस फॉर्मूले में Q क्या होता है, ऊर्जा। यहाँ C क्या है, धारिता है, यहाँ C की बजाय क्या है, लेटेंट हीट या लेटेंट हीट एनर्जी। यहाँ V क्या है, वोल्टेज है, और यहाँ पर क्या है आपका M है। इसके लिए जो मैथ्स है वही का वही मैथ्स किसके लिए, Q बराबर CV के लिए। तो हम जब ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यदि आपको पढ़ना है, इसका मतलब हमें कैपेसिटर्स डिज़ाइन करना है और हम ये जानना चाहते हैं कि अच्छा कैपेसिटर कैसे डिज़ाइन हो, उसके पीछे फंडा क्या है। तो अच्छे कैपेसिटर होने का मतलब है C का वैल्यू ज़्यादा हो। अब C का वैल्यू ज़्यादा कैसे होगा, ये फॉर्मूला ही हमें बताएगा कि C का वैल्यू ज़्यादा कैसे आएगा। तो C के वैल्यू को अधिक दिखाने के लिए हम इस फॉर्मूले को यदि गौर से देखें तो हम ये देखना चाहेंगे कि भाई C को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, क्योंकि हमारे पास Q बराबर क्या है, CV, तो C बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई V। यानी C एक तरह से लग रहा है कि दो चीज़ों का फंक्शन है। किसका, एक तो Q का फंक्शन है और एक V का फंक्शन है। यदि मैं आपको कहूँ कि क्या C वास्तव में Q का फंक्शन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर दिख तो रहा है, लग तो रहा है। ऐसे ही मैं आपको यदि कहूँ कि क्या C V का फंक्शन है, तो आप कहोगे सर लग तो रहा है क्योंकि V पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन उत्तर क्या है कि C इन दोनों का ही फंक्शन नहीं है। यानी धारिता जो होती है, धारिता ना तो आवेश पर डिपेंड करती है और ना ही विभव पर। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि Q और V खुद एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यदि आप Q को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली उसी अनुपात में कौन बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप V को बढ़ाओगे तो Q अपने आप बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका V इक्वल टू IR का फॉर्मूला होता है, R के लिए आप V अपॉन I लिख सकते हैं। यदि आप कहना चाहें कि सर R क्या वोल्टेज और करंट का फंक्शन है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं, R वोल्टेज और करंट का फंक्शन नहीं है। R तो दिए गए पदार्थ के लिए कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो I भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, और I बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। यानी R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही कैपेसिटेंस, धारिता जो होती है वो Q या V का फंक्शन नहीं होती। यानी धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। ये नोट करने वाली बात है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। धारिता किस पर डिपेंड करती है, धारिता डिपेंड करती है चालक, जिसको आप संधारित्र बना रहे हो, वो संधारित्र कई तरह का हो सकता है। धारिता किस पे डिपेंड करती है, चालक यानी संधारित्र की ज्यामिति पर डिपेंड करता है। एक तो ज्योमेट्री पे, यानी किस तरह का है, गोलाकार संधारित्र है कि विलगित गोला है कि बेलनाकार है कि समांतर प्लेट संधारित्र है। इसी तरह से वो आकार पे भी डिपेंड करता है। या फिर वो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की माध्यम क्या है, उस माध्यम पर कौन डिपेंड करती है, धारिता। जैसे आपने एक एग्जाम्पल तो देखा ही था विलगित गोले के लिए, किसके लिए, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए। विलगित गोले की धारिता की जब हमने बात की तो हमने देखा कि C बराबर क्या आ रहा है, 4 पाई एप्साइन नॉट R आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी C किस पे डिपेंड कर रहा है, 4 पाई को तो मैं कांस्टेंट मान लूँ, लेकिन एप्साइन नॉट निर्वात के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन निर्वात माध्यम नहीं होगा तो उसके लिए तो विद्युतशीलता कुछ ना कुछ आएगी। यानी C एक तो माध्यम की विद्युतशीलता पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ त्रिज्या पे डिपेंड करेगा गोले के केस में। यानी आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता भी उतनी बड़ी होगी। ये तो गोले के लिए बात हो गई। यदि बेलन होगा तो किसी और राशि पे डिपेंड करेगा वो, और समांतर प्लेट संधारित्र होगा तो वो किसी और राशि पे डिपेंड करेगा। उन सबको हम देखेंगे। हम देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में किस तरह से जो प्लेट्स होती हैं उनके एरिया पे C डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला हमें मिलेगा, जैसे ये विलगित गोले के लिए 4 पाई एप्साइन R मिला है, वैसे ही एप्साइन A अपॉन D का फॉर्मूला हमें मिलेगा, तो इसको हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ से एक बात आपको जो सीखनी है, जिसे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो ये है कि इस फॉर्मूले को देख करके आपके मन में ये
भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि धारिता जो है वो आवेश और विभव का फलन है। जी नहीं, धारिता आवेश और विभव का फलन नहीं होती। धारिता ज्यामिति का फलन होती है, आकार का फलन होती है और परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का फलन होती है। तो किस तरह से फिर हम गुड कैपेसिटर को डिजाइन करें? प्रश्न अभी भी यथावत बना हुआ है कि ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम एक अच्छे संधारित्र का निर्माण कर पाएँ, ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो मैं देख रहा हूँ कि C है मेरे पास Q डिवाइडेड बाई V। C क्या है? Q डिवाइडेड बाई V। एक बात जो मेरे को पता चली है, एक क्लू जो मेरे पकड़ में आया है कि यदि आपको अच्छा संधारित्र बनाना है, इसका मतलब आपको धारिता बढ़ानी है, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि धारिता बढ़ाने के लिए आप संधारित्र के आकार में वृद्धि करें। आकार में क्या कर दीजिए? वृद्धि कर दीजिए। आकार में वृद्धि करोगे यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो C का मान भी, धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ ऐसा लो जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा परावैद्युतांक होगा आपका, अच्छा परावैद्युत आप लोगे तो भी धारिता में क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि आकार में वृद्धि करना पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। क्या आकार में वृद्धि करके धारिता को बढ़ाना एक लॉजिकल या तार्किक या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि नहीं है, तार्किक समाधान है कि नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रासंगिक तौर पर कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि गोलीय संधारित्र के लिए C का मान हमें मिला 4 पाई एप्सिलॉन r। यदि हमें किसी संधारित्र की धारिता 1 फैरेड चाहिए, कितनी फैरेड चाहिए? 1 फैरेड। C का मान कितना चाहिए हमें? 1 फैरेड। इस बात की तरफ गौर करना आप। हमें एक ऐसा संधारित्र डिजाइन करना है जिसकी धारिता कितनी हो? 1 फैरेड। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे संधारित्र का साइज कितना होगा, यानी मुझे जो गोला लेना पड़ेगा उस गोले की त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी। तो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई आपको इतना लेना पड़ेगा, R बराबर C/4 पाई एप्सिलॉन, यानी K इंटू C, और K का मान कितना है? 9 इंटू 10⁹, और C आप चाह रहे हो कि 1 फैरेड, यानी आपको त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी भाई? 10⁹ मीटर। ओहो, इतनी त्रिज्या का, इतने बड़े साइज का जब आप गोला लोगे तब जाकर के आपके संधारित्र की धारिता कितनी होगी? 1 फैरेड होगी। तो 2 फैरेड होगा तो फिर और ज़्यादा, 3 फैरेड होगा तो फिर और ज़्यादा, और 4 फैरेड होगा तो फिर और ज़्यादा। ये त्रिज्या कोई बहुत छोटी त्रिज्या नहीं है। यानी एक तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस बात को लेकर के एक निष्कर्ष मैं निकालना चाह रहा हूँ आपके सामने, और वो निष्कर्ष मुझे जो निकलता हुआ दिख रहा है वो ये है कि 1 फैरेड धारिता वास्तव में धारिता का बहुत बड़ा मान है। 1 फैरेड धारिता किसी संधारित्र, किसी गोलीय विलगित गोलीय चालक की है, इसका मतलब वो विलगित गोलीय चालक बहुत बड़ा है जिसकी त्रिज्या इतनी ज़्यादा है। यानी 1 फैरेड धारिता कहने में एक जरूर है, लेकिन ये मान बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि 1 फैरेड धारिता का मान आपको तब प्राप्त होगा जब आपके पास गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की साइज क्या हो? इतनी त्रिज्या वाली हो। इसलिए मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया कि धारिता के लिए हम जब बात करते हैं तो धारिता आपको ऐसे लिखी हुई मिलती है, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड। आप
को कभी भी कैपेसिटर यदि दिखे अपने घर में किसी भी फैन में या किसी भी मोटर में, तो आप चेक करना कि उस पर कितना फेरेड लिखा हुआ है। वो आपका या तो माइक्रो फेरेड में आएगा या मिली फेरेड में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 फेरेड धारिता का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बात तो हमें यहाँ से ये समझ में आनी चाहिए कि आकार में वृद्धि करके धारिता को बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। कितना बढ़ाओगे? 1 फेरेड के लिए भी आपको इतने ज़्यादा साइज का चाहिए। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस परावैद्युत पदार्थ का ज़्यादा है उसको हम यूज़ करें। हाँ, ये तरीका क्या है? तार्किक है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अल्टरनेट मेथड क्या है? तो फिर ऐसा कौन तरीका है, ऐसा कौन तरीका है जिससे संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सके? धारिता को बढ़ाए जाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं हम? क्योंकि धारिता बढ़ने का मतलब है उस संधारित्र के पास आवेश संग्रहित करने की क्षमता ज़्यादा है, यानी वो संधारित्र विद्युत ऊर्जा को ज़्यादा संग्रहित कर पाता है, यानी उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्या तरीका है, इस बात पर आप विशेष रूप से गौर करना। 3 स्टार लगा दिए मैंने। ये समझ गए तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आप कभी नहीं भूलोगे। C बराबर क्या है? Q बाई। यदि मैं Q को फिक्स कर दूं, मैं क्या कर दूं? Q को फिक्स कर दूं। मैं एक चाल खेल रहा हूं आपके साथ, एक मैजिक आपको दिखा रहा हूं, मैथ्स मैजिक है ये। कोई विधि से मान लो मैंने किसी कैपेसिटर का Q फिक्स कर दिया। मैं कहूँ अब बताओ C क्या V का फंक्शन नहीं है? तो आप कहोगे अब तो V का फंक्शन है, क्योंकि मैं Q को होल्ड करके रख दिया कि तुम नहीं बदल सकते। तो तुम नहीं बदल सकते तो V बदलेगा, तो C को तो बेचारे को बदलना ही पड़ेगा। अब जाएगा किधर? क्योंकि Q तो बदल नहीं सकता। C अब V को यदि आप बढ़ाते हो तो C को भी घटना पड़ेगा। अब V को यदि कम करते हो तो C को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। बस आ गया मेरे, यानी C जो है वो अब V का फंक्शन है। इस बात को समझ गए तो इस चैप्टर की आत्मा आपको मिल जाएगी। ये मेरी समस्या है, मैं बताऊंगा आपको क्यों कैसे फिक्स करना है। आप तो इस बात में मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाइए कि जब Q फिक्स कर दिया जाए तब V को बदल करके हम C को बदल सकते हैं। फिर C को बदलने की चाबी हमारे पास किस में आ जाएगी? V में आ जाएगी। फिर C की आत्मा किस में बसेगी? V में बसेगी। Q को फिक्स करेंगे कैसे? वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग समस्या है। उस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देंगे। हाँ सर, इतना तो हमें दिख रहा है और कोई भी मान लेगा, क्योंकि ये सामान्य समझ की बात है कि जब आप इस फॉर्मूले में Q को फिक्स कर देते हो तो C किसका फंक्शन बन जाएगा? वोल्टेज का फंक्शन बन जाएगा, विभव का फंक्शन बन जाएगा। टारगेट क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाट डू वी वांट टू डू? हम करना क्या चाहते हैं? हम C को बढ़ाना चाहते हैं। C को बढ़ाना चाहते हैं तो सर आप इस परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? Q फिक्स वाली परिस्थिति में V को गिराओ। कोई दूसरे टीचर से या मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये खुद ही आपको पता है, कोई प्रिंसिपल रटने की जरूरत नहीं है कि मेरे को यदि धारिता बढ़ानी है तो सीधा सा बात है कि मेरे को V क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। और यदि आप विभव को कम करने में सफल हो गए तो धारिता बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है कैपेसिटर का। क्या सिद्धांत है? धारिता यदि संधारित्र की आपको बढ़ानी है तो पहले आप Q को फिक्स करें, फिर वोल्टेज को कम करें। Q को फिक्स करें, वोल्टेज को कम करें। Q को फिक्स करें और वोल्टेज को कम करें। क्या मंत्र मिला? कैसे करें ये अभी बता देंगे आपको। मंत्र क्या आ गया? प्रिंसिपल मंत्र, PM प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रिंसिपल मंत्र है ये। Q फिक्स और
वे डाउन, Q को तो क्या करना है, फिक्स करना है, और वोल्टेज को क्या करना है, डाउन करना है। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस अप हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। देखो Q को फिक्स कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने एक आपका बुक की से एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी को ले लेते हैं, तो इस बात को आप समझेंगे कि धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आकार में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला, 4πε0r, और परावैद्युतांक पदार्थ का यूज़ करके, परावैद्युत पदार्थ का यूज़ करके धारिता बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमने परावैद्युत पदार्थों की पढ़ाई पे जोर दिया। और दूसरा तरीका, मैजिक मेथड, आपके सर आपको क्या बता रहे हैं कि आप Q को फिक्स कर दीजिए और वोल्टेज को बढ़ा दीजिए। कोई ऐसे भी सोच रहे होंगे सर वोल्टेज को फिक्स कर दें और Q को बढ़ा दें तो C बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज फिक्स करना आपको आना चाहिए। तो देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। समांतर प्लेट, ये संधारित्र क्या लगा रहा है यार, क्या है संधारित्र, हाँ क्या है ये संधारित्र भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। संधारित्र कोई ऐसी युक्ति है, कोई ऐसी डिवाइस है जो आवेश को संग्रहित करती है। आवेश संग्रहित करने की क्या ज़रूरत पड़ती है यार, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वॉकिंग के लिए जाते हो तो वॉकिंग के शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या, हाँ बताओ। तो देखो, मेरे पास एक चालक प्लेट है। व्हाट डू आई हैव, आई एम हैविंग ए कंडक्टिंग प्लेट। एक चालक प्लेट है मेरे पास, चालक प्लेट। इसको मैं आवेशित कर सकता हूँ। आवेशन की विधियाँ हमने पढ़ी है, 3 तरह की विधियाँ, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। कौन कौन सी विधियाँ हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। तो मेरे पास एक आवेशित चालक प्लेट है। आई एम हैविंग ए कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है फॉर एग्जांपल। तो इसका कोई ना कोई विभव तो होगा ही, क्योंकि इसके पास आवेश है। इसके रीजन में क्या होगा, इसका विभव होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक अनावेशित प्लेट के संपर्क में लेके आता हूँ। ये सेकंड स्टेप है, या दिखाऊँ स्टेप वाइज, देख ही लो। फर्स्ट स्टेप FS, सेकंड स्टेप SS में क्या है मेरे पास, ये आवेशित प्लेट इसके पास में एक उदासीन प्लेट लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ, उदासीन प्लेट। ये तो आवेशित है, चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट CCP, चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, आवेशित चालक पट्टी। और ये है अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट UCCP। अनचार्ज्ड है तो इसके पास क्या आवेश नहीं है, बिल्कुल है सर, लेकिन नेट आवेश नहीं है। जितना इसके पास धनावेश है उतना का उतना ऋणावेश है, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये प्लस प्लस है, तो नेगेटिव वाले पहले तो बिखरे पड़े थे, अब नेगेटिव वाले इस तरफ आकर्षित हो गए, इधर आ जाएंगे। इसके जितने भी माइनस थे वो सारे माइनस इस तरफ आ गए, और प्लस वाले दूर धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिकर्षित होंगे इसकी वजह से। ये से इस प्लेट का पहले विभव V था। जैसे ही मैं अनावेशित यानी उदासीन चालक पट्टिका को लेके आया तो इसके विभव पर क्या फर्क पड़ा, इस प्लेट के विभव पर बताओ मेरे को। क्या इसका विभव सेम है या इसका विभव बढ़ गया है या विभव घट गया है? इसके विभव में क्या हुआ है बताओ, सोचो जरा। क्या इसका विभव अब भी V है या इसके विभव में कमी आया है कि विभव में वृद्धि हुआ है?
माइनस आवेश की वजह से विभव में क्या आया है, कमी आया है। यदि आप किसी पॉइंट की बात करें, मान लो इस डिस्टेंस d की मैं बात कर लूँ, ये डिस्टेंस d, डिस्टेंस d पे विभव कितना था मान लिया मैंने v, तो वो विभव किस वजह से था, इस धनावेश की वजह से। डिस्टेंस वही अब भी d है, लेकिन नज़दीक में इस प्लेट को लेके आ गया और प्रेरण की घटना हुई, इंडक्शन की घटना हुई, प्रेरण के कारण ऋणावेश इस तरफ आ गया और धनावेश आ गया उस तरफ। अब इसी पॉइंट पे जो d डिस्टेंस पे था, इस पे वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज मान लो मैंने कह दिया v डैश है, तो ये v डैश v से ज़्यादा है कि v से कम है कि v के बराबर है, वो तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, एक तो इस प्लस प्लस के कारण आएगा जो कि कितना है v, यानी v की, इस माइनस माइनस के कारण आएगा, वो मैंने बोल दिया v माइनस की वजह से, यानी मैं यहीं लिख देता हूँ बड़ा करके आपको, यानी v डैश किस वजह से आएगा, एक तो पहले वाला v प्लस एक v माइनस के कारण इसकी वजह से, और एक इस प्लस के कारण प्लस v प्लस। बढ़ गया सर, अरे बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है यार, माइनस के कारण विभव है वो तो नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। सर अभी भी पता नहीं चल रहा घटा है कि बढ़ा है। देखो v प्लस की बजाय v माइनस क्या है, ज़्यादा है, v प्लस की बजाय v माइनस क्या है, ज़्यादा है। इसका ज़्यादा प्रभाव है यहाँ, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक विभव जो है वो इस बिंदु के नज़दीक है बनिस्पत इस आवेश के। हालांकि आवेश की मात्रा सेम है, लेकिन दूरी क्या है, थोड़ी सी अलग है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन है तो सही, माइनस वाला नज़दीक है इस धनावेश के कारण। इस वजह से v माइनस क्या होगा, ज़्यादा होगा किसकी बजाय, v प्लस से, यानी ओवरऑल v डैश क्या हो गया, v से। अब ये घटेगा ही, चाहे कुछ ही घटो, अंश मात्र चाहे घटो, यानी ओवरऑल v डैश का मान क्या हो गया, कम आ गया, यानी इस प्लेट के विभव में क्या आया है, कमी आया है। तो मेरा निष्कर्ष, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा प्रेक्षण क्या निकला है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य उदासीन चालक के नज़दीक लाते हैं तो आवेशित चालक के विभव में कमी होता है, के विभव में क्या होता है, कमी होता है। आवेश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका भी अपना ही आवेश था, जितना प्लस प्लस था, इसके पास तो आवेश था ही नहीं। ओवरऑल अब भी वो क्या है, जीरो हुआ है। प्रेरण की घटना जरूर हुई है, लेकिन आवेश का मान नहीं बदला है। प्रेरण की घटना जरूर हुई है, लेकिन आवेश का मान नहीं बदला है, यानी क्यू तो फिक्स ही है, लेकिन विभव में क्या आ गया, कमी हो गया। जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है उदासीन प्लेट पर ऋणात्मक आवेश जो प्रेरित हुआ है, यानी उदासीन प्लेट पर प्रेरित ऋणात्मक आवेश उदासीन प्लेट पर प्रेरित धनात्मक आवेश से नजदीक है, अतः ओवरऑल विभव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और आवेश नियत रहते हुए विभव में कमी हो जाने से क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा, अतः धारिता के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, अतः चालक की धारिता में वृद्धि होगा। साइज नहीं बढ़ाया, लेकिन धारिता को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये इंक्रीमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि विभव के मान में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इस माइनस और इस प्लस के बीच में कोई किलोमीटर का फासला नहीं है, इनके बीच में बहुत कम फर्क है, क्योंकि प्लेट तो वही है, एक इस प्लेट के इधर है और एक प्लेट के इधर। ऐसा तो है नहीं कि प्लेट इतना चौड़ा है, यानी विभव में कमी जरूर हुआ है, लेकिन कोई खास कमी नहीं हुआ है। और कोई खास कमी यदि विभव में नहीं हुआ है, तो धारिता में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुआ है। तो आप कहोगे क्यों सर आईवास कर रहे हो, आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों कर रहे हो। टेक्निक आपकी सही है, आपका लॉजिक भी सही है, लेकिन फायदा कुछ होते नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि धारिता में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। तो यदि फायदा चाहते हो और फायदा मास्टर से चाहते हो, तो
तो मास्टर ही होता है, तो देखो उसकी मास्टरी। दूसरा स्टेप हुआ है, अभी आप समस्याओं को समझते जाइए, समाधान अपने आप आ जाएंगे। एक स्टेप और है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये व्यवस्था तो है ही, धनावेशित प्लेट है, इसके पास मैंने क्या ला के रखा, उदासीन प्लेट, प्रेरण की घटना हुई और ऋणात्मक आवेश इस तरफ प्रेरित हो गया और धनात्मक आवेश इस तरफ प्रेरित हो गया। वैसे थर्ड स्टेप नया नहीं है, यदि पहला चैप्टर आपने पढ़ा हो और प्रेरण के द्वारा आवेशन का प्रक्रम पढ़ा हो तो आप जान सकते हो। क्या करता हूँ मैं, थर्ड स्टेप में मैं इस प्लेट के बाहरी हिस्से को अर्थिंग कर देता हूँ, भू संपर्कित कर दिया मैंने। इसका संपर्क किससे करवा दिया, भूमि से, भू संपर्कित करवा दिया। और भूमि से संपर्क करवाया तो ये जो प्लस प्लस आवेश है ये किस में चला गया, धरती में चला गया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि धरती क्या है वास्तव में, धरती एक तरह का आवेश का भंडार है। धरती क्या है, आवेश भंडार है। जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में उष्मीय भंडार पढ़े थे, हीट रिजर्वायर पढ़े थे, उष्मीय भंडार। कार्नोट साइकिल जब पढ़ा था तो आपके सर ने ये बताया कि ये तो देखो स्रोत है, सोर्स है T हाई टेम्परेचर पे, ये T लो टेम्परेचर पे आपका सिंक है, जहाँ पे उष्मा डूबती है, उष्मा का रिजेक्शन होता है। कार्नोट चक्कर यहाँ से उष्मा लेता है Q हाई से, Q लो उष्मा रिजेक्ट करता है और बची हुई उष्मा QH माइनस QL किस रूप में डिलीवर करता है, मैकेनिकल कार्य के रूप में डिलीवर करता है। यानी स्रोत और सिंक को हमने एक कॉमन नाम दिया और वो कॉमन नाम क्या था, हीट रिजर्वायर, HR, उष्मीय भंडार। और हमने परिभाषा ऐसे दी कि उष्मीय भंडार ऐसी बॉडीज होती है जिनसे उष्मा ले या उनको उष्मा दे तो उनके तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल भी हमने बताया, जैसे तालाब है, जैसे वायुमंडल है, इनमें यदि हम उष्मा दे देते हैं, वायुमंडल में चाय ठंडा हो गया तो वायुमंडल का तापमान कोई चेंज हो जाएगा क्या? किसी फैक्ट्री का गर्म पानी यदि आपने किसी नदी में डाल दिया तो नदी के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है, हीट रिजर्वायर है उष्मा के लिए। यानी हीट रिजर्वायर ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे निकाय होते हैं, ऐसी बॉडीज होती हैं जिनसे उष्मा ले या उष्मा दें तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भूमि, ये भू संपर्कित लिखा है मैंने, भूमि क्या है, चार्ज रिजर्वायर है, चार्ज रिजर्वायर, CR, आवेश भंडार। यानी इससे आवेश दे या इससे आवेश लें, भूमि को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ प्लस प्लस बहुत ज़्यादा है, तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भूमि के माइनस माइनस निकलेंगे और इन सारे प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अर्थिंग हो गया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उदासीन प्रक्रम हो गया। दो तरह की बातें आप कह सकते हो, कहने के तरीके अलग है सिर्फ कि या तो भू संपर्कित किया, इसका मतलब इसके पास जो आवेश था प्लस प्लस वो भूमि में चला गया, यानी इस प्लेट के पास कुछ नहीं बचा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भूमि से इलेक्ट्रॉन आए और प्लस प्लस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अर्थिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्किट के प्रॉब्लम लेंगे। अर्थिंग करने का मतलब आपको यही समझना है कि जो भी एक्सेस चार्ज है, जो आवेश आधिक्य में है, वो आवेश उदासीन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में ये जो उदासीन प्लेट थी और जिस पे प्रेरण की घटना हुई थी इस अन्य चालक की उपस्थिति के कारण से, उसके दूसरे सिरे को, बाहर वाले सिरे को मैंने अर्थिंग करवा दिया। और अर्थिंग करवाने के कारण सिस्टम कैसा दिखेगा, सिस्टम ऐसा दिखेगा। क्या बचा, सिर्फ इधर माइनस माइनस बचा है। क्यों? क्योंकि ये सिरा तो अर्थ है और भू संपर्कित है, तो यहाँ कोई प्लस प्लस नहीं है। अब इस पॉइंट की बात करो, ये बोलेगा बस मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया। कैसे भाई, इतना मज़ा कैसे आ गया? आना ही था सर। अब मेरा वोल्टेज देखो, मैं बताता हूँ क्या है। मेरे वोल्टेज को आपने वीडेस नाम दिया था ना, तो वो इसके कारण था
और इसके कारण मतलब V माइनस के कारण ये है ही नहीं, क्योंकि प्लस है ही नहीं, यानी मेरे विभव में कमी हो गई। मेरे विभव में अभी क्या हो गई? कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? इस माइनस के कारण जितना भी विभव है, और इस माइनस के कारण तो बहुत है विभव में कमी, यानी विभव में क्या हुआ? बहुत ज़बरदस्त कमी। और विभव में बहुत ज़बरदस्त कमी होगा तो धारिता में क्या होगा? बहुत ज़बरदस्त वृद्धि। आकार चेंज नहीं किया, दो काम किए, उस काम को मैं लिख रहा हूँ और उस वजह से धारिता में वृद्धि हो गई और हमारा संधारित्र डिजाइन हो गया। क्यों? क्योंकि संधारित्र डिजाइन करने का मतलब है उस संधारित्र को ऐसा डिजाइन करें कि उसकी धारिता बहुत ज़्यादा हो। तो इस प्रिंसिपल को मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने जो काम किया है, जो प्रोसेस किया है, जो प्रक्रम किया है, उस प्रक्रम को आपके लिए लिख रहा हूँ। क्या? देखो, जब किसी आवेशित चालक को अन्य किसी उदासीन और भूसंपर्कित उदासीन चालक के नजदीक लाते हैं तो उस आवेशित चालक के आकार में वृद्धि किए बगैर विभव में कमी हो जाती है। विभव में क्या हो जाती है? विभव में कमी हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप धारिता में वृद्धि होती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत। धारिता बढ़ाने के लिए या तो आकार बढ़ाएं, लेकिन आकार बढ़ाने का तरीका प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर आप पराविद्युत पदार्थ का यूज़ करें। बिल्कुल ये तरीका प्रैक्टिकल है और इस पे हम बात करने वाले भी हैं। या फिर धारिता कैसे बढ़ाओगे? किसी आवेशित चालक को अन्य किसी उदासीन भूसंपर्कित चालक के नज़दीक लेके आओगे तो उस आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाएगा, और विभव में यदि कमी हो गया नियत आवेश पर, तो धारिता के मान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। विभव में कमी होने पर क्या हो जाएगा? धारिता में वृद्धि। यही संधारित्र का सिद्धांत है। कुछ याद नहीं रखना, केवल एक बात ये पता होनी चाहिए कि Q बराबर CV, और ये बात आपको तब पता हो जाएगी। मेरे को कैसे पता होती है? मेरे को इनका इतिहास पता है कि कैपेसिटर तो आज के बच्चों की बात है। जैसे आज का हाई हेलो है, वो पहले का नमस्ते नमस्कार था। तो हमें तो नमस्ते नमस्कार वाली पीढ़ी के साथ भी हमारा वो रहा है। तो कैपेसिटर जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो ये कंडेंसर की तरह ही दिखाई देता है। इसका इतिहास याद आता है कि कंडेंसर है ये, और कंडेंसर के लिए तो बातें तो हो चुकी है 11th में। Q बराबर ml और यहाँ Q बराबर क्या है? CV है। आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, पढ़ाई 11th क्लास में हो गई, बाकी टाइम पास है। करंट पढ़ो, विद्युत धारा पढ़ो, चाहे उष्मीय धारा पढ़ो, हीट करंट पढ़ो,
एक ही बात है। ग्रेविटेशन पढ़ो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, एक ही बात है। एनालॉजीज है, सारी चीज़ें सम्मिलित है। एक बार एक चीज़ को पढ़ना होता है, बार बार उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कंडेंसर आपको पता है, तो कैपेसिटर भी कंडेंसर ही है। कंडेंसर क्या करता है? लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती है उनको कंडेंस करता है, उनको संघनित करता है। ये लिक्विड ड्रॉप को कंडेंस नहीं करता, कैपेसिटर आवेश को कंडेंस करता है, आवेश को जमाता है। इस वजह से ये आवेश संग्रहित करने वाली युक्ति होगी। यानी Q बराबर CV आपको याद रहेगा। मेरे कहने का मतलब मोटे तौर पे यही है, और ये आपको याद रहेगा ही रहेगा। और ये याद रहेगा तो प्रिंसिपल के लिए इसकी तरफ देखना कि बता भाई कैसे तुझे बढ़ाऊँ सी, बताओ सी भैया कैसे बढ़ाया जाए तुम्हें। Q बढ़ा करके बढ़ा दूँ? नहीं, V भी बढ़ जाएगा। V बढ़ा करके बढ़ा दूँ? नहीं, Q भी बढ़ जाएगा। तो क्या करें? किसी एक को फिक्स करो। किसको फिक्स कर रहे हैं? Q को फिक्स कर रहे हैं। Q को फिक्स कर दो, V को कम कर दो, C बढ़ जाएगा। और यही कारनामा हमने किया अभी 3 स्टेप में। Q फिक्स कैसे होता है उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पढ़ाऊंगा, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ जब हम कैपेसिटर में यूज़ करते हैं तो धारिता कैसे बढ़ जाती है। बताओ, बंद कर दें इसको? तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। पढ़ना और सीखना सतत प्रक्रिया है, चलते रहना चाहिए ये।